हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। मींस इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, क्यों इंडिया फेडरल कंट्री कहलाती है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडिया को फेडरल कंट्री माना जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में जो है 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। और फेडरलिज्म का फीचर क्या था कि फेडरलिज्म में 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो ये फीचर हमारा इंडिया में प्रेजेंट है क्योंकि इंडिया में 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सेकंड पॉइंट है डिफरेंट टियर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। हर एक टियर का क्या है, अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। ये भी जो है फेडरलिज्म का एक फीचर था कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है, अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। थर्ड पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो लीगल पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स यहाँ पे जो हमारे पावर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पावर है वो 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग बांटी गई है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। मीन्स हमारी जो कंट्री में पावर है वो हमें इन तीनों लिस्ट में मेंशन है कि कौन सी गवर्नमेंट को या कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, वो इन लिस्ट में अवेलेबल है। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। मीन्स 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और ये 3 फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन किस फॉर्म में है, हमारे पास 3 लिस्ट की फॉर्म में है। अब हम इन 3 लिस्ट के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। सबसे पहले है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। मीन्स यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो नेशनल इम्पॉर्टेंस के होते हैं। मीन्स पूरे नेशन की इम्पॉर्टेंस के लिए या पूरे नेशन के लिए वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर हमारा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो अगर हम इन सब्जेक्ट्स को देखें तो ये पूरे नेशन के इम्पॉर्टेंस के हैं। ऐसे नहीं कोई एक पर्टिकुलर स्टेट या कोई एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के इम्पॉर्टेंस के हैं, नहीं, ये क्या है, पूरे नेशन के इम्पॉर्टेंस के हैं। सेकंड है दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। मीन्स ये यूनियन लिस्ट में इसलिए इंक्लूड होते हैं क्योंकि इनके लिए हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, पूरी कंट्री के लिए एक जैसी पॉलिसी चाहिए। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो पूरी कंट्री में हम अलग अलग बैंकिंग सिस्टम नहीं रख सकते। पूरी कंट्री के लिए हम अलग अलग डिफेंस सिस्टम नहीं रख सकते। सबके लिए क्या चाहिए, हमें एक ही सिस्टम चाहिए। हम सब अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग करेंसी नहीं रख सकते। तो ये जो मैटर्स हैं इनके लिए क्या चाहिए, हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। सबके लिए हमें एक जैसी पॉलिसी चाहिए। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनके लिए हमें एक जैसी पॉलिसी चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, वो यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं। थर्ड है द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन यूनियन लिस्ट। मीन्स यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट मेंशन है उनसे रिलेटेड लॉज कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या फिर यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पॉर्टेंस। मीन्स स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आ जाते हैं जो कि सिर्फ एक स्टेट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या फिर लोकल इम्पॉर्टेंस के। मीन्स जिस स्टेट की बात हो रही है सिर्फ इसी स्टेट के लिए वो सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट हमारे स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अगर हम पुलिस देखें तो हर स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है। सो ये क्या है, एक लोकल इम्पॉर्टेंस है या फिर कह सकते हैं स्टेट इम्पॉर्टेंस का मैटर है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो स्टेट इम्पॉर्टेंस के होते हैं वो स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन स्टेट लिस्ट। इस स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उससे रिलेटेड लॉज जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अकेले बना सकती है, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेट लिस्ट में स्टेट इम्पॉर्टेंस के सब्जेक्ट आ जाते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स इस लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं। मीन्स जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी
इम्पॉर्टेंट होते हैं। मीन्स ये नेशनल वाइज भी लोगों को अफेक्ट करेंगे और अगर लोकल वाइज होंगे तो भी अफेक्ट करेंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट तो जो दोनों ही टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो वो हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंडर आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दोनों ही गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्या होती है, हमें पूरे नेशन के अकॉर्डिंग भी होती है। मीन्स अगर हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एजुकेशन देखें, मीन्स सीबीएसई देखें, तो वो भी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता है, जो कि पूरे थ्रू आउट द कंट्री चलता है। और वहीं अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड्स। तो ये क्या है, अलग अलग बोर्ड्स भी होते हैं। सो अगर हम एजुकेशन का देखें तो हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट का भी है। सो ऐसे सब्जेक्ट जो दोनों ही गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के होते हैं वो हमारे इस लिस्ट के अंडर आ जाते हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उनसे रिलेटेड लॉज कौन बना सकता है, दोनों ही गवर्नमेंट बना सकती है। दोनों गवर्नमेंट साथ में मिलकर इससे रिलेटेड लॉज बनाते हैं। इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विद प्रिवेल। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज एग्जीक्यूट हो रहा है, दोनों गवर्नमेंट साथ में उससे अग्री नहीं करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास किया और उस पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अग्री नहीं करती है। ऐसे सिचुएशन में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या व्यूज़ हैं वो प्रिवेल करते हैं। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे अपना लॉ पास करेगी। ऐसे कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो पास होगा। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विद प्रिवेल। जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो लॉ बनाए हैं वो ऐसे कंडीशन में प्रिवेल होंगे। नेक्स्ट है हमारा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। ऐसे सब्जेक्ट्स जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट सच एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे हमने देखा कि तीनों लिस्ट में से कहीं पर भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं था, तो ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं उन्हें हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। सेकेंड है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज सब्जेक्ट। जो भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आए हैं उन सब्जेक्ट्स पर जो लॉज होते हैं वो कौन पास करती है, यूनियन गवर्नमेंट पास करती है। नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हमने देखा था कि अनइक्वल पावर शेयरिंग होती है, सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर शेयरिंग नहीं होती है। जैसे इंडिया में देखें तो ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। मीन्स इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबके पास आइडेंटिकल पावर नहीं है, सबके पास सेम पावर नहीं है, अनइक्वल पावर शेयरिंग है। एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर का क्या था, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था और बहुत से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस थे जो वहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये हटा दिया है। सम यूनिट्स, जैसे कि सम यूनिट्स में हम यहाँ पे बात करें यूनियन टेरिटरीज़ की। यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं, ऐसे एरियाज़ जो साइज़ में इतने स्मॉल होते हैं कि हम किसी और स्टेट के साथ भी उन्हें मर्ज नहीं कर सकते और ना ही उन्हें सेपरेट स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसे एरियाज़ को यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं। सो यूनियन टेरिटरीज़ इन्जॉय वेरी लिटिल पावर। मीन्स यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो बहुत ही कम जो है पावर इन्जॉय करते हैं। मीन्स उनके पास बहुत कम पावर होती है, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसा था जिसके पास ज़्यादा पावर थी, वहीं कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ही कम पावर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल पावर शेयरिंग हो रही है। और जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके पास स्पेशल पावर होती है इन एरियाज़ को चलाने की। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरीज़ को चलाती हैं। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था कि यहाँ पे अनइक्वल पावर शेयरिंग है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में इक्वल पावर शेयरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक चेंजेस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। मीन्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंजेस कैसे किया जा सकता है, जो हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। मीन्स अगर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करना है तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करना इतना ईजी नहीं है और पार्लियामेंट जो है इन चेंजेस को अकेले नहीं कर सकता है। द चेंजेस कैन बी मेड बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर कुछ चेंजेस करने हैं
पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में, तो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप है, एनी चेंज टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विथ 2/3 मेजॉरिटी। मीन्स अगर कोई भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंजेस करना है तो उस चेंज को क्या करना होगा, पहले बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होना होगा। मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होना होगा। बेसिकली एक बिल हमें पास कराना होगा और उस बिल को क्या करना होगा, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से पास होना होगा विथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ। जैसे अगर 300 मेंबर्स हैं तो 300 का 2/3 दैट इज़ 200 जो है 200 मेंबर्स को अग्री करना होगा, उसी के बाद ही स्टेप 2 में पहुंचेंगे। अगर 2/3 मेंबर्स जो है अग्री नहीं कर रहे हैं तो हम स्टेप 2 में नहीं पहुंचेंगे, यहीं पर वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, इससे आगे वो चीज़ नहीं जाएगी। और जब 2/3 एक्सेप्ट कर लेते हैं, 2/3 मेजॉरिटी जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे देती है, तो स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 क्या है, इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। उसके बाद ये जो बिल है उसे हमें हर स्टेट के लेजिस्लेचर से पास कराना होगा और जितने भी स्टेट्स हैं उससे हाफ ऑफ द स्टेट को जो है अग्री करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। मीन्स जैसे हमारी कंट्री में क्या है 28 स्टेट्स हैं। सो 28 स्टेट का हाफ यानी कि 14 स्टेट के लेजिस्लेचर को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। जब वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देंगे उसी के बाद पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंजेस हो सकते हैं। सो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंजेस करना इतना ईजी नहीं है। पहले हमें दोनों हाउसेस से पास कराना होगा, वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। उसके बाद हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है कंट्री के, उसके लेजिस्लेचर से पास कराना होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।